21 राज्य की 102 सीटों पर थमा प्रचार। मतदान कल। जनता तय करेगी 1625 उम्मीदवारों की सियासी भाग्य। तमिलनाडु में नीलगिरी के चाय किसानों का चुनाव बहिष्कार। अधूरी मांगों को लेकर किया चुनाव का बहिष्कार का ऐलान। 39 सीटों वाले राज्य में कल मतदान। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 13वीं सूची की जारी। नारायण राणे को रत्नगिरी से दिया टिकट। मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बड़ा झटका। 26 अप्रैल तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। दिल्ली शराब घोटाले मामले में बढ़ी हिरासत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न का मामला। कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह की अर्जी का फैसला सुरक्षित रखा। 26 अप्रैल को होगी सुनवाई। हिमाचल में आज और कल बारिश बर्फबारी के साथ ही अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट। अगले सप्ताह ही राहत के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज माना। शुरू करते हैं खबरों का। चुनाव तैयारियों और कल होने वाली वोटिंग के बीच दिल्ली का सदर बाजार थोक के माल के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। इस वक्त देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है, तो यहां के बाजार भी पार्टियों के चुनाव चिन्ह और नारों से छपी टी शर्ट से पटे पड़े हुए हैं। आपको बता दें, गमछे और रिस्ट बैंड से सजे हुए। लेकिन दुकानदारों का कहना है कि इस बार खरीदारी का ऑर्डर बहुत कम मिल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली का सदर बाजार थोक के माल के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। इस वक्त देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है, तो यहाँ के बाजार भी पार्टियों के चुनाव चिन्ह और नारों से छपी हुई टी शर्ट, हाथ से पकड़े जाने वाले पंखे, गमछे और सजे हुए हैं। लेकिन दुकानदारों का कहना है कि खरीदारी और ऑर्डर बहुत कम आ रहे हैं, इसलिए उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि चुनाव का पहला चरण नजदीक है, लेकिन बाजार बहुत सुस्त है। जैन एंटरप्राइजेज के मोहम्मद फाजिल का कहना है कि उन्होंने करीब 50 लाख का माल लगाया है, लेकिन माल की बिक्री में गिरावट आने से वे चिंता में हैं। मार्केट तो है ही नहीं, आपके 1% भी काम नहीं है। ऐसा क्यों है फाजिल साहब? ऐसा यूँ है क्योंकि कांग्रेस के पास पैसा नहीं है, केजरीवाल अंदर है, बीजेपी वाले अपना माल खुद बनवाते हैं, वो कैंडिडेटों को खुद ही देते हैं, तो इसलिए किसी भी पार्टी की कोई डिमांड नहीं है। फाजिल की दुकान से कुछ ही दूरी पर अनिल भाई राखीवाला के मालिक सौरभ गुप्ता का एयर कंडीशन शोरूम है। वे भी डिमांड की इस धीमी रफ्तार की वजह चुनाव की लंबी अवधि को मानते हैं। This time the election time is long, the tenure is long, so that's why demand is a little slow. It's now I think the first phase is coming near, so it will peak up. But if we consider till now, the demand is really slow as compared to the last elections or other elections. The demand is slow. हालांकि व्यापारी सौरभ गुप्ता का कहना है कि बीजेपी की अब की बार 400 पार टी शर्ट और टोपी की सबसे ज्यादा मांग है, और फिर कांग्रेस के झंडे दूसरे नंबर पर आते हैं, और आम आदमी पार्टी के माल की डिमांड खासकर केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बहुत कम हो गई है। Modi ji's face demand is more. Like every merchandise for BJP should have the Modi face, Modi ji's face. And for Congress, some people demand for Rahul Gandhi ji's photo and hand. For the Congress, the campaign has started a little late because I think whatever the funds problem is there. जीवी ट्रेडर्स के हरप्रीत सिंह चुनाव सामग्री के व्यापार में माहिर खिलाड़ियों में से एक है, और उनके चेहरे पर निराशा नहीं है, जिसकी वजह वे बताते हैं कि उन्हें इस चुनाव में कम डिमांड का पहले से ही अनुमान था। It's kind of very unpredictable now because it needs lot of investment, and then since the opposition is little weak this time, there is no thrill among the opposition, and that this is the reason I'm not doing the election material. पारंपरिक रूप से बैज और झंडे चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा बिकने वाली चीजें हैं, जो कि क्वालिटी और साइज के आधार पर 1.5 रुपए से 50 रुपए और 100 रुपए तक हो सकती है। व्यापारियों का कहना है कि ज्यादातर चुनावी माल मुंबई के साथ साथ गुजरात के सूरत और अहमदाबाद से मंगाया जाता है। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होने हैं,
जिसका पहला चरण 19 अप्रैल को होगा और आखिरी चरण 1 जून को होगा। चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। अब मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। 23 वर्षीय शिवानी परिहार ने भगवान लड्डू गोपाल से शादी की है। भगवान लड्डू गोपाल की बारात लेकर शिवानी के घर पहुंचे, जिसके बाद धूमधाम से दोनों की शादी हुई है। बचपन से लड्डू गोपाल के प्रति प्रेम भाव रखने वाली शिवानी ने अब उन्हीं के साथ 7 फेरे लिए हैं। शिवानी के माता पिता भी इस शादी से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। ये रहा कि कुछ समय पहले, महीने 2 महीने पहले, पुरानी बहन शिवानी जी हमारे आश्रम पर पहुंची। तो इनकी वैसे तो इन्होंने अपने गुरु जी को सुनाया, जो हमारे गुरु जी हैं, महाराज जी से दीक्षित हैं, हमारी गुरु बहन हैं। तो इन्होंने अपना पूरा पुराना भविष्य सुनाया कि हम 7 वर्ष से ठाकुर जी को अपना सब कुछ मान चुके हैं और उन्हीं में हमारी मन है, उन्हीं में हम अपनी पूरा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। ख्याल तो सर अभी नील है कुछ भी नहीं है, बस खुशी बहुत ज़्यादा है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और क्या किसके साथ हो रही है आज आपकी शादी? कहाँ से बारात आई है आप? बारात वृंदावन से आई है। मेरी शादी लड्डू गोपाल जी के साथ हो रही है। जी। कैसे मन में ख्याल आया था कि लड्डू गोपाल ही आपकी दूल्हा बने? मन में ख्याल बस ऐसे ही समाज को देख के, और उनके प्रति भाव इतना ज्यादा था ना कि मैं उनके अलावा किसी और को नहीं देना चाहती थी अपना कुछ भी, अपना ना समय ना वक्त और सेवा किसी को नहीं देना चाहती। मैं अपनी सारी सेवा उन्हीं को देना। अब रुक करेंगे अगली खबर का। जिले के थाना त्योंदा के अंतर्गत कालापाठा पर सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को ग्यारसपुर अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। यहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनको विदिशा रेफर कर दिया। आपको बता दें कि एक ही परिवार के पिता पुत्र और मां इंदौर से सागर जा रहे थे। रास्ते में कार अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे जा गिरी, जिसमें सवार 3 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। पायलट दिनेश प्रजापति पंकज शर्मा के द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया। देश की बात में अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव निर्वाचन हेतु शासकीय कर्मचारियों की ड्यूटी पर बूथों तक मत पेटियों को पहुंचाने की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं शासकीय पॉलिटेक्निक परिसर मंडला में जिले भर से कर्मचारियों के आने का तांता लगा हुआ है। चुनाव ड्यूटी में आए एक कर्मचारी की चुनाव ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक मनीराम कांवरे बिछिया विकासखंड के, आपको बता दें, नकावल ग्राम के रहने वाले थे। प्रारंभिक जांच के अनुसार सिविल सर्जन डॉक्टर विजय ध्रुवे ने बताया कि कर्मचारी की मृत्यु हार्ट अटैक के चलते हुई है। पोस्टमार्टम के उपरांत ही इसकी पुष्टि की जाएगी। जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज में उसकी चुनाव ड्यूटी लगी हुई थी और ड्यूटी के दौरान उसको ऐसा लग रहा है कि हृदय के जो अटैक आने की जो है दौरा पड़ने से डेथ हुई है, जो जिला अस्पताल में जो है डॉक्टरों के द्वारा परीक्षण किया गया, जो मृतावस्था में पाया गया है। कौन है, कहाँ के रहे, क्या जानकारी है? इसका नाम है मनीराम कांवरे, जो नकावल ग्राम के हैं। रामनगर के पास नकावल ग्राम है, बिछिया विधानसभा क्षेत्र में आता है। तो देश के बाद में अब हरियाणा की खबरों का रुख करते हैं। पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह पर चुनाव को लेकर जनसभाएं हो रही हैं। पूर्व सीएम और करनाल लोकसभा के उम्मीदवार मनोहर लाल भी अपने लोकसभा में जाकर दूसरे राउंड में क्लस्टर जनसभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। घरौना में आयोजित जनसभा में मनोहर लाल पहुंचे तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब वो मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने रणदीप के चुनाव प्रचार पर रोक लगाए जाने पर उन्होंने कहा कि यह अच्छा फैसला है, चुनाव आयोग के द्वारा लिया गया। कम से कम आगे ऐसे अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग होना बंद होगा। हम चुनाव को एक उत्सव की तरह मनाते हैं। आपसी मर्यादा बनाकर रखनी चाहिए, सौहार्द बनाकर रखना चाहिए। महिलाओं के प्रति सम्मान की बातें होनी चाहिए। अपमान की भाषा उचित नहीं है। वहीं बीजेपी पार्टी छोड़कर जाने वाले मनोज बाधवा को मनोहर लाल ने शुभकामनाएं दी। वो ऐसी हुंकार भरेंगे कि आगे आने वाले समय में हमारा शासन और प्रशासन सब डोलेगा और आगे वाला के खिलाफ एक्शन लिया है। उन्होंने हेमा मालिनी के खिलाफ जिस तरह से बयान दिया था कि चुनाव प्रचार पर रोक लगाई है। क्या देखिए, मैं कल इसका बयान दे चुका हूँ। ये बहुत अच्छा फैसला चुनाव आयोग ने किया। कम से कम आगे इस प्रकार के अनाप शनाप तरीके से शब्दों का प्रयोग ये बंद हो जाएगा।
ये नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। आखिर हम लोकतंत्र का एक उत्सव मना रहे हैं। आपसी मर्यादाएं, यानी ये जो बोलने की मर्यादाएं हैं, ये बना के रखना चाहिए। समाज का सौहार्द बना रहना चाहिए। इस प्रकार के शब्दों को बोल करके समाज में महिलाओं के प्रति अपमान की भाषा, ये उचित नहीं है, नहीं बोलना चाहिए। जेजेपी ने तो टिकटें डिक्लेयर कर दी हैं। अब जेजे के बारे में क्या कहूँगा? आपके सहयोगी रहे और सहयोगी चौटाला कह रहे हैं सहयोगी सरकार में रहे हैं, पार्टी में कभी नहीं रहे हैं। पार्टी अलग से पहले भी चुनाव लड़ी, अब भी लड़ेगी, सामने आ जाएगा। परिवार आमने सामने है उनका, सब हर जगह जैसी स्थितियां हैं वो आप देख रहे हैं। तो उन परिवार का मामला, उसका फैसला वो खुद परिवार करेगी, हमें उसमें नहीं। अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां मुजेसर इलाके में स्थित थर्मल पावर कंपनी के ग्राउंड में एक 2 वर्षीय बच्ची का कफन में लिपटा शव मिला है। शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची मुजेसर पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद बादशाह खान सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि बच्ची कहां की रहने वाली है और किसने उसे यहां पर फेंका है, इसकी जांच की जा रही है। एक कोई बच्ची है 2 साल की, उसकी डेड बॉडी मिली है और उसकी जो एक सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई है, शायद किसी हॉस्पिटल में उसकी डेथ हुई है। उसमें MRD नंबर भी लिखा हुआ है और उसमें 13 तारीख लिखी हुई है, 13/4/2024। बच्ची को एडमिट कराया है 12:45 पे और उसी डेट में ही 13/4/2024 को ही उस बच्ची की डेथ हुई है रात को 9:15 PM पर जी। और उस पर स्लिप पे लगी हुई है, उस स्लिप के ऊपर लिखा हुआ है बच्ची का नाम श्रेष्ठी कुमारी लिखा हुआ है, फादर नेम विशाल सिंह है, एज 2 साल है। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हो सका है कि बच्ची को वहां क्यों डाला गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फरीदाबाद से है, जहां पर चंद्रावली में नहर में महिला को बचाने के लिए कूदे 17 वर्षीय किशोर के नहर में डूबने का मामला सामने आया है। पुलिस ने रेस्क्यू करते हुए नहर से एक शव बरामद किया है, जिसकी शिनाख्त उसके जीजा ने की है, लेकिन बहन ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। पुलिस ने उन्हें अनुज को नहर से खोजने का आश्वासन दिया है। देखो 4 बजे के बाद हमारे पड़ोसी होता है, हमारे नैनपाल के पास का एक आदमी आया था, कह रहा था हमारा भाई कूद गया है बाइक से। हम सोचे कोई बात नहीं, कह रहे एक महिला के चक्कर में 45 साल की महिला है, उसके बचाने के चक्कर में कूद गया है। लेडीज को बचा लिया, लड़का को नहीं बचाया। लड़का का हाथ रस्सी, जैसे रस्सी है ना, फेंके दो रस्सी फेंके, एक रस्सी तो बिल्कुल छोड़ दिया, महिला को बचा के फिर निकल गया है, महिला को बचा लिया, लड़का को नहीं बचा। बच्चा किसी औरत को बचाने के प्रयास में डूब गया था। आज हमारे गोताखोर आए थे और हमने बड़ी मेहनत करके एक डेड बॉडी प्राप्त की थी। डेड बॉडी मिलने के बाद इन लोगों ने कहा कि हमारे बच्चे की। उसके बाद हम पोस्टमार्टम के लिए उसको हॉस्पिटल में लेके आए। पोस्टमार्टम उसका 99% हो भी चुका, खाली पैकिंग होता है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि बॉडी हमारी नहीं, इनकी पूरी तसल्ली की जाएगी। हम 72 घंटे के लिए डेड बॉडी को फिलहाल रखते हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। फरीदाबाद के पृथला विधानसभा क्षेत्र में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे और विजय संकल्प यात्रा को उन्होंने संबोधित करते हुए बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के चुनाव निशान कमल के फूल पर वोट देने की अपील की। इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री नायब सैनी कृष्णपाल गुर्जर के लिए फरीदाबाद लोकसभा में अब तक 6 रैलियां भी कर चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कई रैलियां कर चुके हैं। फरीदाबाद की बड़खल विधानसभा में कृष्णपाल गुर्जर के लिए रैली की। फरीदाबाद और पलवल 2 जिलों में बटा हुआ है पृथला विधानसभा क्षेत्र। इस मौके पर बीजेपी कैंडिडेट कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, राज्य मंत्री सीमा त्रिखा, विधायक नयनपाल रावत के अलावा अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर यमुनानगर से है, जहां से बहरामपुर में वेद प्रकाश प्लाई फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले एक कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक राजकुमार के परिजनों ने बताया कि यह इस फैक्ट्री में लगभग 5 महीने से काम कर रहा था और फैक्ट्री में ही बने क्वार्टर में रहता था, लेकिन कल इसकी मौत की खबर मिली और पता चला कि कमरे में ही इसका शव पड़ा मिला है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि राजकुमार की मृत्यु कैसे हुई, लेकिन पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए यमुनानगर शवगृह में रखवा दिया है। मृतक राजकुमार बिहार का रहने वाला है और उसके परिवार भी उसका वहीं रहता है। मृतक राजकुमार के 4 बच्चे हैं।
अगली खबर पंजाब के मोगा से। मोगा के कस्बा बागा पुराना में हंस का किसानों ने विरोध किया है। पुलिस ने किसानों को गिरफ्तार करने के चलते मोगा में विरोध देखने को मिला है। इस बारे में किसान आगू ने कहा कि बीजेपी ने अपने वादों को पूरा नहीं किया, हमें दिल्ली नहीं जाने दिया। इसके विपरीत बॉर्डर पर हमारे साथियों के ऊपर गोलियां चलाई गई। हमारे किसान भी 20 किसान शहीद हुए हैं। अब इसको लेकर हंस का जमकर विरोध देखने को मिल रहा है। तो बीजेपी प्रत्याशी हैं हंस। पहले दिल्ली से वो सांसद थे, इस बार उनको पंजाब के मोगा से प्रत्याशी बनाया गया है। ਅੱਜ ਜੋ ਹੰਸਰਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੰਸਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਸਰਾਜ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਤੇ ਖੜਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ 750 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫੌਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ बना रही है। ये बीजेपी ਜਿਹੜੀ है लोक विरोधी पार्टी। अगली खबर गुरदासपुर से है, जहां पर थाना भेड़ी मियां खां के अधीन गांव बागड़ी में एक युवक को गांव के ही विरोधी पक्ष ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित अजायब सिंह ने बताया कि गांव के विपक्षी दल के पूर्व चेयरमैन चंचल सिंह के परिवार से पुरानी दुश्मनी के चलते उनके बेटे को बुरी तरह पीटा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि चंचल सिंह के बेटे रणजीत सिंह गुरजीत सिंह, भतीजे पंजाब सिंह और उनके पोते ने अजायब सिंह के बेटे गुरमीत सिंह को उनके घर से अपहरण कर चंचल सिंह के घर ले गए और उसे बहुत बुरी तरह पीटा। इस दौरान वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जानकारी के अनुसार थाना भेड़ी मियां खां की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने गुरमीत को अस्पताल में भर्ती कराया। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਨ ਆਈ ਸੀ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ CHC ਪੈਨੀਮੀਆ ਖਾਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ? ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ MLR नहीं रिसीव हुई है, डॉक्टर की रिपोर्ट देख के फिर ही। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी अरुणाचल पश्चिम सीट की तरफ बच चुकी है। आपको बता दें अरुणाचल पश्चिम की सीट कई मायनों में खास है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरों में से एक किरण रिजिजू इस चुनावी दंगल में ताल ठोंक रहे हैं। पहले चरण के लिए 102 सीटों पर हो रहे घमासान में अरुणाचल पश्चिम की सीट भी आती है, जहां पर सियासी रण किसी भी सियासी योद्धा के लिए जीतना आसान नहीं है, क्योंकि चुनावी दंगल में किरण रिजिजू के सामने चुनौतियां भी काफी देखने को मिल रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी में अरुणाचल पश्चिम की सीट कई मायनों में खास है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरों में से एक किरण रिजिजू इस चुनावी दंगल में ताल ठोंक रहे हैं। पहले चरण के लिए 102 सीटों पर हो रहे घमासान में अरुणाचल पश्चिम की भी सीट आती है, जहां का सियासी रण किसी भी सियासी योद्धा के लिए जीतना आसान नहीं है, क्योंकि चुनावी दंगल में किरण रिजिजू के सामने चुनौतियां कई हैं। कभी कांग्रेस का गढ़ रही अरुणाचल पश्चिम सीट वर्तमान में भाजपा नेता किरण रिजिजू के पास है, जो 2024 के चुनावों में यहां से चौथी बार जीत हासिल करने पर नजर गड़ाए हुए हैं। पिछली बार रिजिजू ने कांग्रेस उम्मीदवार नबाम तुकी को 1.74 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। 2019 के चुनावों के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में 78.50% मतदान हुआ था। 2024 के लोकसभा चुनाव में अरुणाचल पश्चिम सीट के कुल 8 उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें 5 निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हैं। किरण रिजिजू के सामने विपक्ष की चुनौती। किरण रिजिजू भारतीय जनता पार्टी, नबाम तुकी कांग्रेस, टोको शीतल गण सुरक्षा पार्टी, लेकी नोरगू स्वतंत्र, रोही तांगुंग स्वतंत्र, तेची राणा स्वतंत्र। अरुणाचल पश्चिम संसदीय क्षेत्र राज्य के पूरे तवांग, पश्चिमी कामेंग, पूर्वी कामेंग, पापुम पारे, लोअर सुबनसिरी, कुरुंग कुमेय, ऊपरी सुबनसिरी और पश्चिमी सियांग जिलों को कवर करता है।
2019 चुनाव नतीजों की बात करें, ऐसा रहा 2019 का परिणाम। बीजेपी के किरण रिजिजू ने चुनाव जीत हासिल की। किरण रिजिजू को 2,25,796 वोट मिले। विरोधी प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार नबाम तुकी को 50,953 वोट मिले। रिजिजू ने तुकी को 1,74,843 वोटों के भारी अंतर से हराया। अरुणाचल प्रदेश का 74% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों का है और शेष 26% हिस्सा शहरी क्षेत्रों का है। अरुणाचल पश्चिम क्षेत्र एक महत्वपूर्ण आदिवासी आबादी बाहुल्य है, जिसमें अनुसूचित जनजाति की आबादी 79.7% है। हिंदू, ईसाई और अन्य धार्मिक समूह जनसंख्या का 20%, 20% और 60% है। 2014 और 2019 में लगातार जीत के साथ मौजूदा सांसद के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हो गई है। ऐसे में 2024 के रण में किरण रिजिजू का गढ़ बचेगा या नहीं, ये मतदाता तय करेंगे। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी में नागपुर बेहद अहम माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरों में से एक नितिन गडकरी इसी चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं। पहले चरण के लिए 102 सीटों पर हो रहे घमासान में नागपुर की सीट भी आती है, जहां पर सियासी रण किसी भी सियासी योद्धा के लिए जीतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको बता दें चुनावी दंगल में नितिन गडकरी के सामने चुनौतियां कई अहम नजर आ रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। का शहर नागपुर महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी और देश का केंद्र बिंदु है। यहाँ से केंद्रीय मंत्री और भाजपा उम्मीदवार नितिन गडकरी हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस ने विकास ठाकरे को चुनाव मैदान में उतारकर एक रोचक मुकाबले का मंच तैयार किया है। नितिन गडकरी के सामने विपक्ष की चुनौती। नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी, नाना पटोले कांग्रेस। कई चीजें नितिन गडकरी के पक्ष में आती हैं, लेकिन फिर भी ये सीट बीजेपी और नितिन गडकरी के लिए ये चुनाव आसान नहीं होगा। वजह है नाना पटोले। महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में शामिल नाना पटोले को कांग्रेस ने नागपुर सीट से प्रत्याशी बनाया है। माना जाता है कि नाना पटोले के इस पूरे क्षेत्र में मजबूत पकड़ है। हालांकि नाना पटोले 2019 में नितिन गडकरी से चुनाव हार गए थे। ऐसा रहा 2019 परिणाम। बीजेपी ने इस सीट से जीत कायम रखी। नितिन गडकरी को 6,60,221 वोट मिले। कांग्रेस के नाना फाल्गुन राव पटोले को 4,44,212 वोट मिले। बसपा के मोहम्मद जमाल को 31,725 वोट मिले। नागपुर लोकसभा सीट पर 53.13% मतदान हुआ था। नागपुर जिले में 12 विधानसभा क्षेत्र और 6 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। इसका क्षेत्रफल 9,892 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार नागपुर जिले की जनसंख्या 46,53,570 थी। 2001 से 11 के दशक में इसकी नागपुर लोकसभा सीट पर मतदाताओं की संख्या 21 लाख से अधिक है। इसमें से आधे तो ओबीसी हैं, जबकि 20% मतदाता दलित हैं और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 10 से 12% तक है। दलित और ओबीसी मतदाता अहम हैं। कहते हैं ये दोनों वर्गों के वोट जिस तरफ बड़ी मात्रा में गए, पलड़ा उसी तरफ झुक जाता है। ऐसे में 2024 के रण में नितिन गडकरी का गढ़ बचेगा या नहीं, ये मतदाता तय करेंगे। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान से पहले तमिलनाडु की नीलगिरी जिले के हिल डिस्ट्रिक्ट स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने बुधवार को औपचारिक रूप से ऐलान किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान से पहले तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के हिल डिस्ट्रिक्ट स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने बुधवार को औपचारिक रूप से ऐलान किया कि वे 2024 के लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करेगा। किसानों ने कहा कि उन्होंने चाय पाउडर की न्यूनतम कीमत तय करने की मांग रखी थी, जिसे प्रमुख राजनीतिक दलों ने नजरअंदाज कर दिया। செய்து அனுப்புகின்ற நேரத்திலே சந்தையிலே அது
ரூபாய்க்கு குறையாமல் விற்க வேண்டும். அப்படி விற்றால்தான் பசுந்தேயிலைக்கு ஒரு 40 ரூபாய் கிடைக்கும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஒரு கோரிக்கை வைத்திருந்தோம். அதனை இதுவரையிலும் எந்த ஒரு அரசியல் கட்சியும் அதனை கண்டு கொள்ளாத காரணத்தினாலே நாங்கள் அன்றைய தினம் தீர்மானித்தபடி இப்பொழுது தேர்தலை புறக்கணிப்பது என்று முடிவு செய்திருக்கின்றோம். नीलगिरी जिले में लगभग 65,000 छोटे चाय किसान हैं। ये इंडस्ट्री चाय की पत्तियों को तोड़ने, उनके ट्रांसपोर्टेशन और इसकी प्रोसेसिंग के माध्यम से कई लोगों को रोजगार देती है। नीलगिरी से मौजूदा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा को डीएमके ने फिर से यहां से टिकट दिया है। वहीं बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन को मैदान में उतारा है, जबकि लोकेश तमिल सेल्वन एआईएडीएमके के उम्मीदवार हैं। तमिलनाडु की 39 सीटों पर लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू कश्मीर के उधम सिंह, आपको बता दें उधमपुर लोकसभा क्षेत्र में दूर दराज के इलाकों के लिए पोलिंग स्टाफ रवाना हो चुका है। जम्मू कश्मीर की उधमपुर लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है। ऐसे में तैयारी कैसी है, इस रिपोर्ट के माध्यम से देखिए। जम्मू कश्मीर उधमपुर लोकसभा सीट पर वोटिंग में अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। लिहाजा प्रशासन ने वोटिंग स्टाफ को दूर दराज के इलाकों के लिए भेजना शुरू कर दिया है। चुनाव कराने वाली टीमें बुधवार को कठुआ में जिला हेडक्वार्टर पर जुटी, जहां उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। ट्रेनिंग में हमारा 3 फेस में ट्रेनिंग की गई और वो 2 फेस में बनी और 2 बार बनी बुलाया गया और 1 बार हीरनगर में, और सारा ही जितना भी कैसे काम करना वो सारा ही प्रॉपर तरीके से बताया गया है और हर एक चीज को ब्रीफली बताया गया है कि कैसे क्या काम करना है। स्पेशली मैं एडमिनिस्ट्रेशन को और वर्दी डीसी साहब को मुबारकबाद भी देता हूँ कि यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम था, खाने के लिए भी, और सबका अरेंजमेंट अच्छा है। पहले भी चुनावों का कामकाज देख चुके अधिकारियों का कहना है कि दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने में काफी वक्त लगता है। प्रशासन से इनकी गुजारिश है कि ठहरने और खाने पीने के इंतजामों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वहाँ पे बड़ा समय लगता है क्योंकि 7-8 घंटे लगते हैं वहाँ पे बनी में पहुँचने में, और उसके आगे भी कई बार हमें पैदल चलना पड़ता है। एक बार तो हम लोगों को 30-35 किलोमीटर पैदल गए थे सुबह से लेकर शाम तक। तो यह है कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि वहाँ पे खाने की व्यवस्था जो है वो बड़ी परेशानी होती है, कई बार वो व्यवस्था कर दी जाए। हाँ बनी में दी हुई है, मैंने ड्यूटी दी हुई है। चलो थोड़ा है दूर तो क्या करना, फिर ड्यूटी तो देनी पड़ेगी, मुलाजिम हैं तो फिर जाना पड़ेगा ना। जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों पर 5 चरणों में चुनाव होने हैं। उधमपुर सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह उधमपुर से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनका 2 बार सांसद रह चुके कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर लाल सिंह से है। इस बीच दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी ने अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया है। आप विधायक अमानतुल्लाह को ईडी ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें 10 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया है। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान को 10 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें दिल्ली वक्फ बोर्ड नियुक्ति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई है। सुबह 11 बजे ईडी के ऑफिस पहुंचे थे अमानतुल्लाह। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमानतुल्लाह जांच एजेंसी के सामने पेश हुए थे और 10 घंटे की पूछताछ के बाद अमानतुल्लाह को ईडी ने गिरफ्तार किया है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 10 घंटे की पूछताछ के बाद आप विधायक अमानतुल्लाह को ईडी ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली वक्फ बोर्ड नियुक्ति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किए गए हैं। और प्रवेश शर्मा हमारे संवाददाता दिल्ली से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवेश, 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद आप विधायक अमानतुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कुछ अहम अपडेट है? आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है
वक्फ बोर्ड निफ्टी घोटाले के आरोप में ईडी ने ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया है। सबसे पहले ईडी ने आज उनको अपने दफ्तर बुलाया था, तकरीबन 9 घंटे की पूछताछ की और पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। सीधे तौर पर मैं बता दूं कि वक्फ बोर्ड में 32 लोगों की नियुक्ति को लेकर ये सारी जांच चल रही है। उस जांच में आज जिस तरीके से पूछताछ हुई तो ईडी को जो सवाल जवाब है उसमें संतोष जवाब नहीं मिला और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जी आप प्रवेश, अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी के दिन कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं, एक के बाद एक नेता आम आदमी पार्टी के जेल में जा रहे हैं और चुनाव का ये वक्त है, आम आदमी पार्टी के लिए कितना ये बड़ा झटका है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। कल पहले चरण का मतदान भी होना है और इस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं या ये कहे विधायक हैं या मंत्री हैं वो जेल में है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी इस बात को लेकर लगातार आरोप लगा रही है कि ये सारा खेल बीजेपी के इशारे पर हो रहा है और लोकसभा चुनाव में हरा तो सकते नहीं है लेकिन इस तरीके से गिरफ्तार कर रोकने की साजिश है। लेकिन सीधे तौर पर मैं बता दूं कि जिस तरीके से चुनाव नजदीक है और इस तरीके की गिरफ्तारी हो रही है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को कुछ नुकसान जरूर उठाना पड़ सकता है। निश्चित रूप से प्रवेश, अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईडी के दफ्तर पहुंचे थे अमानतुल्लाह, उनको पहले से ही संशय था और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अमानतुल्लाह पहुंचे थे ईडी के दफ्तर। वहां लंबी पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के तमाम नेता अमानतुल्लाह के घर पहुंचने का उनका सिलसिला शुरू हो गया है। बिल्कुल, देखिए जब से ये गिरफ्तारी की खबर सामने आई है तब से जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह उनके घर पहुंच चुके हैं, मंत्री आतिशी हैं वो उनके घर पहुंच चुके हैं और आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो उनके घर पहुंच रहे हैं। लेकिन सवाल फिर वही आता है कि जिस तरीके से गिरफ्तारी हो रही है और लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है, पहले चरण का मतदान होने जा रहा है तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से लगातार जो उनके मंत्री जेल में है और अभी विशेष रूप से जो अरविंद केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी विशेष रूप से रणनीति बना रही है, उनकी लीगल टीम लगातार जो है उनकी जमानत के लिए कोशिश कर रही है लेकिन मिल नहीं पा रही है और लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है। प्रवेश, एक और अहम सवाल है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और खासकर केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी और कट्टर ईमानदार सीएम के तौर पर अपने आप को बताते रहे, अपनी पार्टी को दुनिया की सबसे ईमानदार पार्टी बताते रहे और उनके नेताओं की अगर बात की जाए तो एक के बाद एक आरोप में उनके नेता जेल जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यही आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। लगातार आम आदमी पार्टी की शुरुआत की बात करें कि उसके जन्म की बात करें कि आम आदमी पार्टी का जो जन्म हुआ था वो भ्रष्टाचार के विरोध उसके खिलाफ को लेकर ही हुआ था। जब आंदोलन हुआ था सीधे तौर पर कहे अरविंद केजरीवाल उस आंदोलन में शरीक हुए थे और कांग्रेस के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए थे और आज जब इस तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी पर लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं लगातार जो विपक्ष है विशेष रूप से बीजेपी है वो उन पर लगातार कटाक्ष कर रही है और हमले पे हमला कर रही है और लोकसभा चुनाव की वजह से लगातार इस तरीके की रणनीति को हवा दी जा रही है। निश्चित रूप से प्रवेश, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आप विधायक अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया गया है। 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया है। सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद अमानतुल्लाह ईडी दफ्तर पहुंचे थे और 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया गया है। पीएमएलए के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है और आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो उनके आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। और अगली अहम खबर बरेली से सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली से अगली अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे इस वक्त की यह बड़ी खबर, लापरवाही करने वालों पर कड़ा एक्शन की बात कही गई है। बरेली से खबर आपको दिखा रहे हैं, मतदान में लापरवाही पर एक्शन होगा, ये निर्देश दिए गए हैं। पोलिंग पार्टियों में 42 कर्मी जो है वो नदारद मिले हैं। अनुपस्थित 42 कार्मिकों के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। तो बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे, थाना क्षेत्र के पैसा गांव का यह पूरा मामला है। बीजेपी नेता के घर के पीछे मिला देसी बम। तो आपको बता दें कि 42 कर्मी जो नदारद मिले हैं उन पर एफआईआर दर्ज कराई गई है
42 कर्मी जो नदारद मिले उन पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। असम में 3 चरणों में लोकसभा चुनाव होगा। ऐसे में जिला प्रशासन अपनी पूरी तैयारियों में जुट गया है। बात अगर आपको बता दें नौगांव की करें, नागांव जिले की करें तो यहां पर प्रशासन चुनावी ड्यूटी के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों को जीपीएस से लैस करने में जुटा हुआ है। असम में 3 चरणों में लोकसभा चुनाव होगा। ऐसे में जिला प्रशासन अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। बात अगर नागांव जिले की करें तो यहां पर प्रशासन चुनाव ड्यूटी के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों को जीपीएस से लैस करने में जुटा है। चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक ईवीएम मशीनों को ले जाने वाले वाहनों में जीपीएस लगाना जरूरी है ताकि उनकी ट्रैकिंग भी की जा सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इंस्ट्रक्शन है कि जो भी गाड़ी है जिसमें ईवीएम का मूवमेंट होगा उसमें जीपीएस का फैसिलिटी होना चाहिए। हम इलेक्शन के दिन ये सारी गाड़ियों का मूवमेंट ट्रैक करेंगे और अगर हमें कोई भी गतिविधि डाउटफुल लगेगी तो हम उसके हिसाब से एक्शन लेंगे। इसके अलावा जिला प्रशासन ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए हैं। सुरक्षा के लिए हमने सारे तरह के इंतजाम किए हुए हैं। हमारी फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम और वीडियो सर्वेलेंस टीम, बहुत सारे टीम्स अभी एक्टिव हैं। सबका यही उद्देश्य है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अनुसार कैंपेनिंग प्रोसेस चल रहा है ये सुनिश्चित करना। असम में 3 चरणों में 19 अप्रैल, 26 और 7 मई को मतदान होगा। नागांव में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। इस बीच बरेली से अहम खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली से यह अहम खबर, लापरवाही करने वालों पर कड़ा एक्शन लिया गया है। बरेली से इस वक्त की अहम खबर, मतदान में लापरवाही पर बड़ा एक्शन लिया गया है। पोलिंग पार्टियों में 42 कार्मिक नदारद मिले जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है। इस वक्त की यह बड़ी खबर बरेली से दिखा रहे हैं आपको। अनुपस्थित सभी 42 कार्मिकों के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर बरेली से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लापरवाही करने वालों पर कड़ा एक्शन हुआ है। मतदान में लापरवाही पर यह बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें 42 कार्मिक जो नदारद मिले हैं इनकी चुनाव में ड्यूटी लगी थी और चुनाव से पहले ही ये कार्मिक नदारद मिले हैं। अब इन पर बड़ा एक्शन लेते हुए इन पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए गए हैं। तो इस वक्त की अहम खबर बरेली से, लापरवाही करने वालों पर कड़ा एक्शन देखने को मिला है। 42 कार्मिक जो नदारद मिले हैं उन पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। मतदान में लापरवाही पर यह एक्शन देखने को मिला है। पोलिंग पार्टियों में 42 कार्मिक नदारद मिले हैं। इन सभी 42 कार्मिकों की चुनाव में ड्यूटी लगी थी और चुनाव से इन पहले ये 42 कार्मिक अनुपस्थित मिले हैं। और सानू कुमार बरेली से हमारे ब्यूरो चीफ अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सानू, चुनाव ड्यूटी से पहले 42 कार्मिक जो नदारद मिले हैं उन पर कड़ा एक्शन देखने को मिला है, क्या कुछ अहम अपडेट है? निश्चित तौर पे जिस तरीके से डीएम रविंद्र कुमार लगातार कार्रवाई कर रहे हैं उसके चलते ही आज मतदान पहले चरण का जो होना था कल, उससे पहले ही 42 कार्मिकों पर गाज गिर चुकी है। और दरअसल आज पोलिंग पार्टियां बरेली से रवाना हुई थी। पीलीभीत की जो संसदीय सीट है उसके जो बहेड़ी विधानसभा है वहां के लिए पोलिंग पार्टियों को जाना था, लेकिन उन पोलिंग पार्टियों में से करीब 42 कार्मिक जो है अनुपस्थित मिले और अनुपस्थित पाए जाने पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने एफआईआर सुसंगत धाराओं में दर्ज कराने के आदेश दे दिए। जिस तरीके से पहले की बात की जाए तो बरेली के जो निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने पहले भी कई लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन उनके सख्त आदेश थे कि लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उसी के बिहाफ पर आज भी जो है करीब 42 कार्मिक हैं उन पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज हो गई है और उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। माना हाँ सानू, एक अहम सवाल है, ये 42 जो कार्मिक नदारद मिले हैं ये चुनाव ड्यूटी पर पहुंचे नहीं है या ये कहां पर है? इनकी कोई अपडेट अभी तक नहीं मिली है क्या? देखिए बिल्कुल इनके लिए पहले ही अपडेट दे दिया गया था कि इनको सूची में नाम था इन सभी का कि आपको जो है पोलिंग पार्टियों के साथ रवाना है और रवाना होना होगा और रवानगी के दौरान वहां पर आपको अपडेट देना होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ बरेली के जो परसा खेड़ा है, जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है, वहां से जब पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही थी तो उसी दौरान जब इनके अपडेट मांगी गई तो ये करीब 42 लोग जो है अनुपस्थित पाए गए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए। 42 कार्मिकों में से अध्यापकों की भी नाम सामने आ रहे हैं और जो सहायक अध्यापक हैं
उनके भी नाम सामने आ रहे हैं और जो बैंक के कर्मचारी हैं उनके भी नाम सामने आ रहे हैं। फिलहाल अब कुछ ही देर में जो है इस पर पूरे मामले में सुसंगत धाराओं में निश्चित रूप से सानू आपका बहुत शुक्रिया इस अहम अपडेट के लिए। तो आपको बता दें, अनुपस्थित मिले 42 कार्मिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश जिलाधिकारी ने दिए हैं। तो ये कड़ा एक्शन देखने को मिला है। बरेली से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो देश की बात में अब रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद से है। थाना नौगांवा सादात कस्बे के रहने वाले भाजपा नेता को फोन पर जान से मारने की धमकी मिल रही है। इससे पहले 14 अप्रैल को फोन पर भद्दी भद्दी गालियां दी गई थी और जान से मारने की धमकी भी दी गई थी, जिसे लेकर मौलाना आपको बता दें मोहम्मद अली आब्दी ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। 17 अप्रैल को फिर से दूसरे नंबर से जान से मारने की धमकी दी गई। मोहम्मद अली आब्दी ने बताया कि इससे पहले भी कई बार उनको धमकी मिली है, इसलिए मुझे अपनी जान का खतरा है। मैंने थाना नौगांवा सादात में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए, आपने देखा होगा यहाँ ऑलमोस्ट सभी पोलिंग पार्टी रवाना हो चुकी है और जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे इस लोकसभा क्षेत्र में जो मुरादाबाद लोकसभा है, जनपद में 4 विधानसभाएं आती है, एक विधानसभा बिजनौर से मिलती है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। मुरादाबाद लोकसभा सीट पर शुक्रवार को मतदान होगा। इसके लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। पूरे लोकसभा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए बिजनौर की बढ़ापुरा विधानसभा क्षेत्र के 405 मतदान स्थलों समेत कुल 2133 मतदान स्थलों पर शुक्रवार को वोट डाले जाएंगे। इस महापर्व में करीब 20.56 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। गुरुवार सुबह सर्किट हाउस के पीछे स्थित ग्राउंड से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। मुरादाबाद लोकसभा सीट में आने वाली 4 विधानसभा मुरादाबाद शहर, मुरादाबाद देहात, कांठ और ठाकुरद्वारा में 721 मतदान केंद्र और 1728 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। इनमें से 206 अति संवेदनशील और 336 मतदेय स्थल संवेदनशील हैं। सभी मतदान केंद्रों को 16 जोन और 138 सेक्टर में बांटा गया है। आपने देखा होगा यहाँ ऑलमोस्ट सभी पोलिंग पार्टी रवाना हो चुकी है और जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे इस लोकसभा क्षेत्र में जो मुरादाबाद लोकसभा है, जनपद में 4 विधानसभाएं आती है, एक विधानसभा बिजनौर से मिलती है। हमारे यहाँ 1728 बूथ हैं, जिसमें आज ये सभी पोलिंग पार्टी रवाना की गई हैं। ये जाएंगी वहां पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचकर नाइट स्टे के बाद कल सुबह 7 बजे से मतदान कराना प्रारंभ करेंगे। 6 बजे तक मतदान कर सकते। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर इटावा से, जहां बूथ सम्मेलन की सभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया उत्तेजित नजर आए। इस दौरान वो उत्तर प्रदेश की पुलिस का मजाक उड़ाते नजर आए। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं लोकसभा भाजपा प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जो प्रशासन के दरोगी हैं, ये सब लोग 5 साल तक आपके स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक और संसद से लेकर डीएम के ऑफिस तक लड़ने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के अफसर व पुलिस कर्मचारियों के लिए अपशब्द कहते नजर आए भाजपा प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया। और 5 साल रह करके कार्यकर्ता के मान सम्मान स्वाभिमान और जो ये रहते ना प्रशासन के लोग मरोगा डरोगा ये सब ये 5 साल में आपके मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक और संसद से लेकर डीएम के ऑफिस तक लड़ने का काम है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देश में कल 18वीं लोकसभा के लिए पहले चरण का मतदान होना है, जिसके लिए पोलिंग पार्टियां भी रवाना हो चुकी हैं। जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारियों के साथ मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी व शौचालय की व्यवस्था की गई है। 958 मतदान केंद्रों पर 1521 बूथ बनाए गए हैं। 18,31,699 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। देखिए, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, स्टेट पुलिस और जो ऑक्सिलरी फोर्सेज हैं, प्लस अदर स्टेट की आर्म पुलिस और पीएसी,
इसमें कुल मिलाकर 10,000 से ज़्यादा जवान कल की जो हमारी पहले चरण की चुनाव है तो उसमें लगे रहेंगे। क्रिटिकल बूथ 261 हैं, उन सभी पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। उसके अलावा 122 बूथ जिनके संबंध में कोई भी छोटी मोटी शिकायत प्राप्त हुई थी या फिजिकली रिमोट हैं, ज्योग्राफिकली रिमोट हैं, सभी पर स्टेट पुलिस के अलावा अन्य जो बल हैं, पैरामिलिट्री फोर्स हैं और अदर स्टेट की आर्म पुलिस वो भी लगाए गए। इसके साथ साथ जो जोनल मजिस्ट्रेट हैं उनके साथ में जो पुलिस बल है सेक्टर के साथ में रहेगा और सभी तैयारियां पूरी की गई हैं। जो प्रिवेंटिव कार्रवाई की गई हैं वो भी की गई हैं। अच्छी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। तो उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो थाने हैं उनके स्तर पर भी और जो डायल 112 की गाड़ी है उनका भी प्रतिस्थापन इस प्रकार से किया गया यदि कहीं से भी कोई सूचना आती है तो 10 मिनट के भीतर ठीक ठाक फोर्स उसको अटैक करेगी। खबरों में बढ़ेंगे अब अगली खबर की ओर। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किए गए व्यय प्रेक्षक श्रीनिवासन राव वाना की अध्यक्षता में फतेहगढ़ स्थित सभागार में समस्त लेखा टीमों, सहायक व्यय प्रेक्षक, FFT, SST, वीवीपैट, BST, BBT की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान प्रेक्षक श्रीनिवासन राव वाना द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी टीमों द्वारा 24 घंटे निगरानी की जाए तथा सभी तरह के व्यय पर कड़ी निगरानी रखी जाए। चुनाव को निष्पक्ष व पारदर्शी संपन्न कराने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने बैठक के दौरान वरिष्ठ कोषाधिकारी SDM अतुल कुमार व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी का छपरौली विधानसभा क्षेत्र में रोड शो हुआ। शक्ति रथ पर सवार होकर एनडीए के प्रत्याशी राजकुमार सांगवान के पक्ष में जयंत चौधरी का रोड शो हुआ। रोड शो में छपरौली विधानसभा में उमड़ा जनसैलाब और राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी का बयान भी इस दौरान सामने आया। उन्होंने किसान, नौजवान और कार्यकर्ताओं में उत्साह को देखते हुए कहा कि उनकी जीत निश्चित होगी। लोकसभा के कार्यकर्ताओं में भी जोश देखने को मिल रहा है। ये कारवां अब दिल्ली तक जाएगा। छपरौली के टांडा गांव में रोड शो के दौरान जयंत चौधरी ने यह बयान दिया। चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है? बहुत जोश है, उत्साह है। किसान अपने नौजवान ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं, चल रहा है, बहुत एनर्जी है और ये बन के रहेगी, कारवा दिल्ली तक जाएगा। धन्यवाद। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शामली की कैराना लोकसभा सीट पर प्रथम चरण के मतदान के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियों को रवाना किया। लोकसभा सीट पर 17,18,915 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से अर्धसैनिक बल व PSC बल भी तैनात किए गए हैं। क्षेत्र को सैकड़ों सेक्टर और दर्जनों जोन में बांटा गया है। मतदान के लिए CCTV कैमरे एवं वीडियोग्राफी का भी इंतजाम किया गया है। जैसा कि आपने मेंशन किया, कल प्रथम चरण के चुनाव में देश भर में कई जगह इलेक्शन हो रहा है। उसी में हमारा जनपद शामली भी चिन्हित है। इसमें हमारे जनपद में टोटल 968 पोलिंग बूथ हैं, 457 पोलिंग स्टेशन लोकेशंस पे। सभी के लिए हमने मतदान कार्मिकों की नियुक्ति और ट्रेनिंग पहले ही कर दी थी। आज उनकी रवानगी हो रही है। उनकी रवानगी के लिए पर्याप्त हमने व्हीकल की व्यवस्था कर रखी है, सिक्योरिटी फोर्सेस की व्यवस्था कर रखी है। सब एक साथ यहाँ से जाएंगे। हम उनकी सबकी लोकेशन भी मॉनिटरिंग करते रहेंगे, ये देखते रहेंगे कि किसी को कोई समस्या नहीं आ रही है। सभी टीम्स हैं वो समय से अपने बूथ पर पहुंच जाएं। बूथ पर सारी व्यवस्थाएं हमने वोटर्स के लिए कर रखी हैं। एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ जैसे कि पीने के पानी का, टॉयलेट व्यवस्था, छाया की व्यवस्था, जिससे कि किसी को कोई समस्या ना आए। सुरक्षा की क्या व्यवस्था है सर? सुरक्षा के लिए मैं जनरल बता देता हूँ। सुरक्षा में जो हमारा सिक्योरिटी फोर्स है वो तो डिप्लॉय हुआ ही है, हमारे जनपद का भी और बाहर का भी, और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस से भी कुछ आए हैं हमारे पास में। इसके अलावा हमने इंडिपेंडेंट माइक्रो ऑब्जर्वर्स की तैनाती की है और हर लोकेशन पे हमने कोशिश की है कि या तो CCTV या फिर वीडियोग्राफी से वो आच्छादित हो, ताकि एक सेंट्रल कंट्रोल रूम से भी हम मॉनिटर कर सकें। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। 19 तारीख को प्रदेश के 8 लोकसभा क्षेत्रों में वोटिंग है, जिसे लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में एक एयर एम्बुलेंस भी मंगाई गई है। 8 लोकसभा के लिए लाई गई लाल रंग की एयर एम्बुलेंस का प्रयोग ऐसे वोटर्स और कर्मचारियों के लिए किया जाएगा जिनके साथ अचानक कोई अनहोनी हो जाती है। ऐसे में अगर उन्हें हायर सेंटर भेजने की जरूरत पड़ी तो इस एयर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें हायर सेंटर भेजा जाएगा।
अब रुक करते हैं अगली अहम खबर का। उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप अपने प्रचंड रूप से जारी है। कुछ लोगों ने तेज गर्मी से शरीर पर जलन और चक्कर आने की शिकायतें भी की हैं। आने वाले समय में गर्मी का सितम अभी और भी ज्यादा देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने इस साल अप्रैल से जून के बीच देश के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहने का अनुमान लगाया है। विभाग के मुताबिक देश के मध्य और पश्चिमी इलाके में गर्मी का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। यूपी के प्रयागराज दोपहर के समय पारा 42 डिग्री के पास पहुंचने की वजह से शहर में लू जैसे हालात बन गए हैं। लोग गर्मी से बचने के लिए छाता और मुंह पर स्कार्फ बांधे नजर आए। कल से तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। लगभग पारा जो है 42 के एबव चल रहा है और यहाँ पर लोग बड़ी मुश्किल से घर से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि शेल्टर बहुत ज़्यादा कम है और आने जाने में दिक्कत भी हो रही है और चिलचिलाती गर्मी में पानी वानी पीने की बहुत दिक्कत हो रही है। कुछ लोगों ने तेज गर्मी से शरीर पर जलन और चक्कर आने की शिकायत की। गर्मी तो बहुत है, बिना दुपट्टे छाते और सनस्क्रीन के अलावा आप बाहर नहीं जा सकते। मतलब धूप लगती है, ऐसा लगता है कि स्किन जल रही है। हाथ पैर भी कवर करके जितना रखे रहो उतना ही अच्छा रहता है। और गर्मी हाँ, क्योंकि देखिए हम कॉलेज जाते हैं, हमारा कॉलेज 7:30 बजे बस आती है, तो जब वहाँ पे खड़े रहते हैं ना उस टाइम भी लगता है कि कितनी जल्दी बस आ जाए, क्योंकि जब आप धूप में खड़े होते हैं ना तो लगता है बस हाँ अब गिरने वाले बहुत धूप पड़ती है। मौसम विभाग ने इस साल अप्रैल से जून के बीच देश के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहने का अनुमान लगाया है। विभाग के मुताबिक देश के मध्य और पश्चिमी इलाके में गर्मी का सबसे ज्यादा असर पड़ने की आशंका है। और इस बीच राज्यसभा सांसद संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। को सफलता मिलने वाली नहीं है। आपकी तानाशाही का अंत होगा प्रधानमंत्री जी, आपकी तानाशाही का अंत होगा भाजपा वालों। ज्यादा समय नहीं है। आप बताइए, ये जो पूरा मामला है, ये मामला 2016 से चल रहा है और इस मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की और उस चार्जशीट में अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी नहीं हुई। एसीबी के मामले में बेल हुई और उसके बाद इसमें ईडी कूद पड़ती है। ईडी को भी सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दिया कि आपके पास ओरल जो उन्होंने बात कही सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आपके पास सिर्फ 50 के बयान के अलावा, सेक्शन 50 के बयान के अलावा कोई सबूत नहीं है अमानतुल्लाह के खिलाफ। लेकिन बावजूद इसके जो खबरें आ रही हैं कि उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, ईडी के पास अमानतुल्लाह को गिरफ्तार करने का कोई आधार और सबूत नहीं है। फर्जी, बेबुनियाद, झूठा मामला तैयार किया गया है और यह मामला सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने के लिए, दिल्ली के विधायकों को तोड़ने के लिए, दिल्ली के मंत्रियों को तोड़ने के लिए, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने के लिए देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी चला रही है। तो आपसे राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आप सुन रहे थे, वो बीजेपी पर साफ तौर से निशाना साधते नजर आ रहे थे। आपको बता दें जिस तरीके से कुछ देर पहले ही आपके विधायक अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी हुई, उसको लेकर मुखर तौर पर संजय सिंह विरोध दर्ज कराते नजर आए। तो देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।